शादी की पहली ही रात थी जब शालिनी ने सपनों की सेज पर कदम रखा था। लाल जोड़े में लिपटी महकती हुई वो खुशबू जैसे पूरे कमरे को मदहोश कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना सुहाग समझ बैठी है, असल में वो तो एक मासूम परछाई था। असली शिकारी तो घर के कोने में छुपा बैठा था, उसका ससुर। हरिओम, हरिओम। उम्र में अधेड़ लेकिन निगाहों में जवानियों की भूख अपनी ही बहू पर नजर गड़ाए बैठा था। उसकी नजरें जो हर दिन शालिनी के पल्लू में उतरती थीं, अब धीरे धीरे बेकाबू होने लगी थीं। राहुल, उसका बेटा, दिन भर ऑफिस और दोस्तों में मसरूफ रहता और घर में शालिनी एक ताजी कली की तरह महकती हुई अकेली। हरिओम के भीतर की वासना अब उबाल पर थी। वो मौके की तलाश में था और शालिनी एक मासूमियत से लिपटी उस अनजान खेल का हिस्सा बनने जा रही थी जहां रिश्तों की सारी सीमाएं टूटने वाली थीं। शहर की चकाचौंध से दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धमतरी में एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। माहौल में रौनक थी, आंगन में हल्दी की खुशबू और रिश्तेदारों की चहक से हर कोना जीवंत हो गया था। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब एक ही धुन में मग्न थे। यही वो दिन था जब ये कहानी शुरू हुई एक मासूम दुल्हन की और उसके जीवन में मौजूद उस साये की जिसकी फितरत धीरे धीरे उजागर होती गई, उसका कमीना ससुर। कहानी की नायिका थी शालिनी, एक सुंदर, सुसंस्कृत और शिक्षित लड़की जिसकी मासूमियत उसकी आंखों में झलकती थी। बीए की पढ़ाई पूरी करके उसने अपनी मां के कहने पर शादी के लिए हामी भर दी थी। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था, राहुल मिश्रा, सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला लेकिन जिम्मेदार। उसकी तस्वीर देख शालिनी को यकीन हुआ कि वह उसे खुशी दे सकेगा। शादी हुई, रस्में निभी, शगुन बांटे और शालिनी पहली बार अपने ससुराल पहुंची। उस घर में उसका स्वागत फूलों से कम उम्मीदों से ज्यादा किया गया। सासू माँ तो वैसे ही पूजा पाठ में लगी रहने वाली महिला थीं, जो बात बात पर भगवान सब देख रहा है कहकर चुप हो जाती। लेकिन घर का असली मुखिया था शालिनी का ससुर, हरिओम मिश्रा। हरिओम लगभग 55 साल का, गठा हुआ शरीर, सफेद दाढ़ी, मूछें और तीखी नजरों वाला आदमी था। बाहर से वह एक आदर्श पिता और सम्मानित पूर्व सरकारी कर्मचारी लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे कुछ और ही थे। लोग कहते थे उसका स्वभाव रूखा है, लेकिन असली बात कोई जान नहीं पाया था। शादी के पहले दिन ही शालिनी ने कुछ अजीब महसूस किया। जब वह पहली बार रसोई में गई, हरिओम वहीं खड़ा था। उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए ज्यादा ही टिक गई थीं शालिनी पर। वह मुस्कुराया था, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शालिनी को असहज कर गया। उसने सोचा, शायद भ्रम है, नई जगह है, डर लग रहा है इसलिए। दिन बीतते गए, शालिनी घर के कामों में लग गई। राहुल स्कूल चला जाता, देर शाम लौटता। घर में तब सिर्फ सास और ससुर रहते। सास तो पूजा में व्यस्त रहती, लेकिन ससुर वह किसी न किसी बहाने से शालिनी के आसपास मंडराते रहते। कभी कहते, बहू चाय तो बनाओ, कभी तराना का, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो गजब होती होगी। बातों में तो सब ठीक था, लेकिन जिस अंदाज में वे कहते, वह शालिनी को भीतर से चुभता। एक दिन की बात है, राहुल स्कूल गया हुआ था। शालिनी अकेले बरामदे में कपड़े सुखा रही थी। तभी हरिओम आया और बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। शालिनी ने चौंक कर पीछे देखा। बहू, तुम तो बहुत सुगंधित इत्र लगाती हो, दूर से ही महक आ जाती है, उसने कहा। शालिनी हकबका गई। उसने झटपट अपने दुपट्टे से खुद को ढांपते हुए कहा, जी, वो शादी के समय मम्मी ने दिया था। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब इस घर को भी तेरे जैसी ताजगी की जरूरत थी। उसकी नजरें कपड़ों से ज्यादा शालिनी पर टिकी थीं। शालिनी ने बात टाल दी, लेकिन उस दिन वह अंदर से कांप उठी थी। पहली बार किसी ने यूं देखा था उसे, और वह भी उसके ससुर ने। उस रात जब राहुल लौटा, शालिनी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। क्या कहती? कि तुम्हारे पापा अजीब बातें करते हैं। यह सुनते ही शायद राहुल उसे ही गलत समझ लेता। कई दिन यूं ही बीतते गए। धीरे धीरे हरिओम की हरकतें बढ़ती गईं। कभी वो शालिनी की साड़ी पर टिप्पणी करता तो कभी जानबूझकर उससे टकरा जाता। वह जब भी शालिनी के पास होता, शालिनी को असहजता महसूस होती। वह अब राहुल से खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, सासू माँ मायके गई थीं किसी रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ने पर। घर में सिर्फ हरिओम और शालिनी थे। राहुल स्कूल गया था और शाम होने में समय था। शालिनी रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी हरिओम चुपके से पीछे आ गया और धीमे से बोला, बहू,
आज तो घर खाली है, कोई भी नहीं है, थोड़ा बैठो तो बातें करते हैं। शालिनी ने चौंक कर पीछे देखा। उसके हाथ से चाकू गिरते गिरते बचा। नहीं बाबूजी, काम बहुत है, उसने जल्दी से कहा और बाहर निकल गई। रात को वह सो नहीं पाई। उसके मन में डर बैठ गया था। उस घर में जहां उसने सपनों के साथ कदम रखा था, अब वह घुटन महसूस करने लगी थी। लेकिन शालिनी अब और चुप नहीं रह सकती थी। अगले दिन जब राहुल घर लौटा, उसने उससे बात करने का निर्णय लिया। वह उसे एकांत में ले गई और धीरे से बोली, राहुल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात है। राहुल ने देखा शालिनी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ शालिनी, कोई परेशानी है क्या? शालिनी ने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही घुमा फिरा कर। आपके पापा, वो कुछ बातें करते हैं जो मुझे ठीक नहीं लगती, मैं असहज महसूस करती हूँ। राहुल एकदम चुप हो गया। उसने कुछ देर शालिनी की आंखों में देखा और फिर बोला, पापा ऐसे नहीं हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो, वो बस खुले स्वभाव के हैं, मजाक करते होंगे। शालिनी का दिल बैठ गया। वही डर सच साबित हुआ। राहुल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब शालिनी को समझ आ गया था, उसे इस साजिश से खुद लड़ना होगा। वह अब सतर्क हो गई थी। हरिओम की हरकतों पर नजर रखने लगी। उसने खुद को पहले से ज्यादा संयमित करना शुरू किया। लेकिन हरिओम को भी शालिनी की यह दूरी खटकने लगी थी। उसे लगा बहू हाथ से निकल रही है। धमतरी का वो पुराना मकान शालिनी के लिए एक सुनसान किला बन गया था, जिसमें हर दीवार पर डर की परछाई थी और हर कोने में एक साया उसके ससुर हरिओम मिश्रा का, जो अब अपनी सीमाएं लांघने को बेताब था। शालिनी की चुप्पी और दूरी ने हरिओम को और उकसा दिया था। उसके अंदर छुपा वहशी जानवर अब बाहर आने को आतुर था। वह जानता था कि शालिनी राहुल से कुछ कह चुकी है और राहुल ने भी उसे डांटा नहीं। इसका मतलब था खेल अब भी जारी रखा जा सकता है। शालिनी सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटाने लगी थी, ताकि हरिओम के उठने से पहले ही वह उसके सामने आने से बच सके। लेकिन हरिओम भी अब वक्त का इंतजार नहीं करता था। कभी रात के समय गलियारे में मिल जाता, कभी नहाने के बाद गीले तौलिए में उसकी आंखों के सामने आ जाता और फिर बहाने से बोलता, बहू जरा तौलिया दे दो। हाथ फिसल गया। शालिनी की आत्मा चीत्कार कर उठती। पर सासू मां अब कई दिनों से मायके में थीं और राहुल सुबह जाता और रात को लौटता। ऐसे में वह दिन भर हरिओम के साये में कैद रहती। एक दोपहर की बात है। घर में बिजली चली गई थी। लू का मौसम था, पंखा भी रुक गया था। शालिनी रसोई में थी, पसीने से लथपथ। तभी पीछे से हरिओम आया, हाथ में छाता था। बहू बहुत गर्मी है, आओ आंगन में बैठो, हवा लगेगी, मैं पंखा झलता हूं तुम्हारे लिए। उसके शब्दों में नरमी थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी ललक जो किसी को भी असहज कर दे। शालिनी कुछ नहीं बोली। वह पानी लेने के बहाने अंदर चली गई, पर उसकी चाल को हरिओम समझ चुका था। वह अब शिकार करने में जल्दबाजी करने लगा था। अगली सुबह शालिनी नहाकर अपने कमरे में आई। तौलिए में लिपटी थी और अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुला। हरिओम सामने था। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। बहू सुबह की आरती के लिए बुलाने आया था, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें पूरे बदन पर घूम गई थीं। शालिनी डर से कांप गई। उसने तुरंत पल्लू ओढ़ा और पीछे हट गई। आप दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकते? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। हरिओम हंसा, वो धीमी खतरनाक हंसी जैसे शिकारी अपने जाल में फंसी हिरणी को देखकर हंसता है। अब इस घर में क्या छिपाना बहू, मैं तो अपने ही घर में आया हूं। वो चला गया, लेकिन उसके उस एक वाक्य ने शालिनी को भीतर तक झकझोर दिया। अब मामला मजाक का नहीं रहा था। अब ये एक चेतावनी थी कि वह कुछ भी कर सकता है। शालिनी ने उस दिन राहुल से फिर बात करने की कोशिश की। राहुल, मुझे बहुत डर लगता है। आपके पापा, वो, उनकी नजरें, उनका बोलने का तरीका, ये सब ठीक नहीं है। राहुल ने पहले की तरह ही बात को टाल दिया। यार शालिनी, तुम ना बहुत सेंसिटिव हो। पापा ऐसे नहीं है। तुमने कभी किसी से बाहर बात तो नहीं की ना, बदनामी हो जाएगी। शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें जिम्मेदारी नहीं, डर था। समाज के डर से कहीं ज्यादा अपने घर की छवि की चिंता। शालिनी समझ गई, अब उसे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसी रात जब सब सो रहे थे, शालिनी को लगा कोई उसके कमरे के दरवाजे पर साया सा है। उसने चुपचाप किवाड़ के पास जाकर देखा। हल्की सी परछाई दिखी, जैसे कोई खड़ा था और जा रहा हो। वह कांप उठी। अगली सुबह हरिओम ने उसे देखकर कहा, कल रात नींद आई बहू? गर्मी बहुत थी ना?
उसकी बात में जो दोहरा मतलब था वह साफ था। अब वह खेल खुलकर खेलने लगा था, वासना का खेल। फिर आया एक ऐसा दिन जिसने शालिनी को पूरी तरह से तोड़ दिया। राहुल स्कूल गया हुआ था। सासू माँ अभी भी मायके में थीं। घर में सिर्फ हरिओम और शालिनी। शालिनी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी हरिओम आया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बहू, बहुत काम करती हो तुम, थक जाती हो ना? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन छुअन में दरिंदगी थी। शालिनी झटके से पीछे हटी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? हरिओम अब सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब कोई डर, कोई शर्म नहीं थी। क्यों डरती हो? डरने की जरूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और इस घर में तुम्हारा असली सुख तो मैं ही दे सकता हूं। शालिनी का मुंह सूख गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। आप मेरे ससुर हैं, मुझे बेटी मानना चाहिए आपको। हरिओम हंस पड़ा। बेटी? किस जमाने की बातें कर रही हो? रिश्ते तो बस नाम के होते हैं। असली रिश्ता तो वो है जो दिल से बने, और मेरे दिल में क्या है तुम जान चुकी हो। वो उसकी तरफ बढ़ा। शालिनी चीखी, राहुल! हरिओम तुरंत रुक गया। गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है राहुल तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? उसने कभी किया क्या? शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। वो वहां से भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। उस दिन उसने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। रात को राहुल आया, लेकिन शालिनी ने कोई शिकायत नहीं की। अब वह जान चुकी थी कि घर में कोई उसका नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हरिओम थोड़ा शांत रहा। शायद मौका देख रहा था या फिर नया प्लान बना रहा था। शालिनी को भी कुछ शांति मिली, लेकिन वह जानती थी यह तूफान से पहले की शांति थी। और फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसे शालिनी कभी नहीं भूल सकती। राहुल किसी मीटिंग के लिए 2 दिन के टूर पर बाहर गया था। जाते हुए उसने कहा, पापा हैं घर में, चिंता मत करना, और मम्मी भी शायद कल आ जाएंगी। शालिनी डर से भर गई। वो जानती थी अब कोई रक्षक नहीं है। रात के वक्त जब शालिनी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, तभी लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। शालिनी ने मोबाइल से टॉर्च ऑन की और मोमबत्ती ढूंढने लगी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटका। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूं बहू, पंखा बंद है, बहुत गर्मी है। तुम्हारे कमरे में खिड़की खुली है क्या? हरिओम की आवाज थी। नहीं बाबूजी, मैं देख लूंगी, शालिनी ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन दरवाजा खुल गया। हरिओम अंदर था, बनियान और धोती में। उसके हाथ में लाइट नहीं, कुछ और था उसके इरादे। बहू, अब बहुत हो गया, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। शालिनी पीछे हटती रही। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। बाबूजी प्लीज, मुझे मत छूइए, मैं आपकी बहू हूं, ये पाप है। हरिओम ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पाप? बहू, पाप तो तब होता है जब दोनों की मर्जी ना हो, और मेरी मर्जी तो कब से है। अब तुम्हारी बारी है। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी शालिनी ने पास रखा लोहे का गुलदस्ता उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। हरिओम लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। शालिनी कांप रही थी। डर, घबराहट, गुस्सा सब उसके शरीर में दौड़ रहा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागी, सीधे बाहर वाली सड़क पर। वो भागती रही, चीखती रही, और हर पड़ोसी के दरवाजे खटखटाए। गर्मियों की उस रात की चुप्पी अब चीत्कार बन चुकी थी। शालिनी ने जब मोहल्ले के दरवाजे खटखटाए और अपने साथ हुए अपमान की कहानी आंखों से नहीं बल्कि पूरे जिस्म की थरथराहट से बयां की, तब कई लोग जागे कुछ हैरान हुए, कुछ चुप रहे और कुछ ने वही किया जो अक्सर होता है, सवाल उठाए उस पर, उसकी नीयत पर, उसके चरित्र पर। हरिओम अब तक जमीन पर गिरा हुआ था। सर से थोड़ा खून बह निकला था, लेकिन जिंदा था। जब मोहल्ले के लोग अंदर घुसे तो सबसे पहले यही पूछा गया, क्या हुआ? और शालिनी ने कांपते होंठों से कहा, मेरे ससुर ने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। राहुल को फोन किया गया, जो शहर से बाहर था। हरिओम को अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने सिर पर मामूली चोट बताया, लेकिन मामला अब पुलिस के हाथ में था। शालिनी थाने में बैठी थी, अकेली, टूटी हुई और थकी हुई। उसकी गोदी में सिर रखकर रोती हुई खुद की अस्मिता। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ मर चुका था, भरोसा, उम्मीद और वह मासूमियत जो शादी के दिन उसके चेहरे पर झलकती थी। राहुल सुबह पहुंचा। आते ही उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा शालिनी के लिए था।
तुमने पापा पर हाथ उठाया और पुलिस को बुलाया, ये क्या तमाशा है? उसने ऊंची आवाज में कहा। शालिनी ने सन्न होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें गीलापन नहीं, एक सूखा सा खालीपन था। राहुल, तुमने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, अब भी नहीं लोगे? बकवास मत करो शालिनी, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम ही कुछ ज्यादा सोचने लगी हो, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मुझसे शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी ने जिससे उसने प्रेम नहीं पर भरोसे का रिश्ता जोड़ा था, वही अब उसे पागल करार दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में शारीरिक हमले के पुख्ता सबूत नहीं मिले। घर का मामला मानकर कई अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। हरिओम अस्पताल से घर लौट आया, सर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, क्रोध और चालाकी थी। उसे अब अपनी बहू से नहीं, समाज से डर था, लेकिन वो जानता था समाज हमेशा पुरुष की बात को पहले मानता है। राहुल ने साफ कहा, शालिनी, अगर तुम चाहो तो मायके चली जाओ, इस घर में अब और तमाशा नहीं चाहिए। शालिनी मायके गई। माँ बाप ने सवाल पूछे, आंसू बहाए, लेकिन अंत में वही कहा, बेटी कुछ दिन सह लो, हर घर में थोड़ा बहुत चलता है, औरत को सहना पड़ता है। शालिनी को अब लगने लगा था शायद दुनिया सच में उसके खिलाफ है। मायके में कुछ दिन रहते हुए वो बिल्कुल चुप हो गई थी। न खाना ठीक से खाती, न किसी से बात करती, गुमसुम बैठी रहती, कभी कमरे में कभी छत पर आसमान की ओर ताकती हुई। एक दिन माँ ने आकर कहा, राहुल आया है तुम्हें लेने, भूल जा सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी उठी नहीं। उसकी आंखें शून्य में खोई थीं, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप बैग में कपड़े रखे और वापस उस घर की ओर चल दी जहां से उसने सिर्फ अपमान पाया था। राहुल ने रास्ते में कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर शालिनी को उसके कमरे में छोड़ दिया और बाहर चला गया। हरिओम अब पहले जैसा नहीं था, कुछ समय के लिए ही सही, पर उसके ऊपर केस दर्ज था, लोग बातें कर रहे थे। उसने शालिनी से बात नहीं की, न गुस्से से न प्यार से, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो और अब बाकी सब खंडहर में तब्दील हो चुका हो। शालिनी ने एक नई दिनचर्या बना ली। वो अब सबसे नजरें चुरा कर रहती थी, खाना चुपचाप बनाती, कमरा साफ करती और अकेले में रोती। अब उसमें जान नहीं बची थी, वो बस चलती फिरती एक परछाई बन चुकी थी। राहुल ने फिर कभी उसका साथ नहीं दिया। न उसने पूछा क्या बीता तुम्हारे ऊपर, और न ही ये समझने की कोशिश की कि शालिनी अब किस हाल में जी रही है। वो अपनी दुनिया में मशगूल था, स्कूल, मोबाइल और दोस्तों में। एक रात शालिनी छत पर बैठी थी, चांद निकला था, लेकिन उसमें चमक नहीं थी। हरिओम भी छत पर आ गया। कुछ देर के लिए वो भी शांत था। बहू, जो हुआ वो भूल जाओ, मैंने भी गलती की, तुमने भी कर दी, अब सब पहले जैसा कर लो, इस घर की इज्जत बची रहे, बस इतना चाहूंगा। शालिनी ने उसकी ओर देखा। उसके अंदर न तो अब गुस्सा बचा था न डर। वो एक शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां किसी भावना का कोई मतलब नहीं था। ठीक है बाबूजी, उसने कहा, वो स्वर जिसमें न हाँ थी न ना, बस एक थकान थी, हार थी। हरिओम को जवाब मिल गया। शालिनी टूट चुकी थी, अब उसे झुकाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही झुक चुकी थी। उसके बाद कुछ बदल गया। हरिओम अब शालिनी से मीठे शब्दों में बात करता। वो उसके खाने की तारीफ करता, काम में मदद करता और कभी कभी हंसी मजाक भी करता। शालिनी कुछ नहीं कहती, न मुस्कुराती न चौंकती, बस हर बात को यंत्रवत सुनती, जैसे उसके भीतर कुछ बाकी ही नहीं रहा। एक रात जब सब सो रहे थे, हरिओम फिर से उसके कमरे में आया। शालिनी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पापा, आपको कुछ चाहिए? हरिओम मुस्कुराया। तुमसे बात करनी थी बहू, हम अब पहले जैसे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। शालिनी ने सर झुका लिया। जो आप कहें। हरिओम कमरे के भीतर चला आया। उस रात शालिनी की आत्मा ने फिर चीख लगाई, पर अब उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। न उसने विरोध किया, न आवाज उठाई। उसने खुद को हरिओम के हवाले कर दिया। वो शरीर अब उसका नहीं रहा था। वो आत्मा जो उसके भीतर थी, पहले ही मर चुकी थी। वासना का खेल अब कबूलियत में बदल गया था, एक खामोश समझौते में, जहां हारने वाले ने हथियार नहीं डाले बल्कि खुद को ही खत्म कर दिया। सुबह जब शालिनी उठी तो उसकी आंखों में न आंसू थे न शर्म। अब वो भावनाओं से परे ये जा चुकी थी।
वो घर की आदर्श बहू बन गई थी, मुस्कुराती, बात करती, समय पर खाना बनाती। राहुल ने भी इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन वो खुश था कि घर में अब शांति है। हरिओम अब खुलेआम शालिनी के आसपास रहता, कभी पंखा ठीक करने के बहाने, कभी टीवी का रिमोट मांगने के बहाने। लेकिन शालिनी कुछ नहीं कहती, वो अब उस कैद को ही अपना घर समझ चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसके भीतर कोई नई आग जन्म लेती है। शालिनी की आंखों में एक दिन फिर से हल्की सी चमक दिखी, पर वो आग नहीं थी, न आंसू, वो थी रणनीति। उसके भीतर कुछ पल रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त में उस घर की नींव हिला देगा। शालिनी अब उस घर की परछाई बन चुकी थी, जो दीवारों से टकराती थी, काम करती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली थी। वो अब सवाल नहीं पूछती थी, न विरोध करती और न ही कोई शिकायत करती। और शायद इसी चुप्पी ने हरिओम को और भी ज्यादा निडर बना दिया था। अब तो हरिओम उसके कमरे में बेझिझक आ जाता था, कभी चाय पीने के बहाने, कभी आराम करने के बहाने। शालिनी सब कुछ सहती रही। राहुल तक अब उसमें कोई रुचि नहीं लेता था, और सास भी लौट कर आई तो उन्होंने इस पूरे मामले को घर की इज्जत बचाने की कोशिश में दबा दिया। शालिनी को सबने हरा हुआ मान लिया था, पर असल में शालिनी अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी हार की राख में एक नई आग जला दी थी, एक ऐसी योजना जो किसी को पता तक नहीं चलने दे रही थी। उसने शुरुआत की एक डायरी से। हर दिन, हर घटना, हर शब्द शालिनी सब कुछ लिखने लगी, तारीख, वक्त, जगह और स्थिति के साथ। हरिओम कब आया, क्या कहा, क्या किया, एक एक बात दर्ज होती रही। ये उसकी पहली तैयारी थी। फिर उसने अपने पुराने कॉलेज के एक दोस्त से ऑनलाइन संपर्क किया, अननाम तरीके से, बिना पहचान बताए। वह अब एक वकील बन चुका था। धीरे धीरे उसने स्थिति समझाई और कानूनी सलाह ली। वह अब एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसमें हरिओम अपने आप फंसने वाला था। पर इस बार शालिनी चुप नहीं रहेगी और कोई सबूत की कमी भी नहीं होगी। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा कैमरा खरीदा। पुराने डब्बे में छिपाकर उसने अपने कमरे के एक कोने में कैमरा फिट कर दिया, एकदम खामोशी से, बिना किसी को खबर हुए। अब उसे सबूत चाहिए थे, साक्ष्य जो सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, आंखों की गवाही पर आधारित हों। वो दिन भी आया। हरिओम शाम को उसके कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बोला, बहू, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, शायद आज आप ही का मूड अच्छा है। उसके स्वर में एक ठंडी मिठास थी जो केवल कोई शातिर खिलाड़ी ही ओढ़ सकता है। हरिओम उसके पास आया, उसका हाथ थामा और कहा, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो, अब डर किस बात का? डर अब नहीं है बाबूजी, शालिनी ने धीमे से कहा। अगले दिन शालिनी ने उस वीडियो क्लिप को अपने वकील मित्र को भेजा, साथ ही अपनी लिखी हुई पूरी डायरी की कॉपी भी। अब सबूत उसके पास थे और योजना का अगला कदम था पुलिस नहीं, मीडिया। एक महिला पत्रकार से उसने बात की जिसे वह कॉलेज के दिनों से जानती थी। उसने पत्रकार को सच्चाई बताई, सबूत दिखाए, में का क्या कर रहता है, और एक ही बात कही, मैं अदालत में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस समाज को बताना चाहती हूं कि जब एक औरत चुप रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार चुकी है, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। पत्रकार ने यह कहानी तैयार की और एक सप्ताह बाद टीवी चैनलों पर यह खबर फैल गई। धमतरी में बहू ने ससुर के खिलाफ खोला मोर्चा, घर में छुपा भेड़िया कैमरे में कैद। हरिओम टीवी के सामने बैठा था। जब उसने खुद को उस वीडियो में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो सिर्फ घर में बदनाम नहीं हो रहा था, पूरा शहर उसकी असलियत देख चुका था। राहुल भागकर शालिनी के पास आया। ये क्या किया तुमने? पूरा समाज हंस रहा है हमारे ऊपर, ये कौन सी इज्जत बचाई तुमने? शालिनी ने पहली बार उस पर सीधा और स्थिर नजर डाली। मैंने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। जब मैंने पहली बार बताया था तब तुमने मुझे पागल कहा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम अगर मर्द हो तो सच्चाई का सामना करो, वरना एक और औरत के जीवन को नरक बनाने मत देना। राहुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। शालिनी ने हरिओम के खिलाफ POCSO और सेक्शन 18 के खिलाफ मुकदमा चलाया। 354 छेड़छाड़ के तहत केस दर्ज करवाया। वीडियो क्लिप, डायरी और गवाह, सब कुछ पुख्ता था। हरिओम ने वकील किया, बेल मांगी, पर शालिनी ने विरोध में कहा, एक बार बाहर आएंगे फिर वही करेंगे। मेरे लिए नहीं, समाज के लिए जेल में रहना जरूरी है। अदालत ने बेल नामंजूर कर दी।
हरिओम जेल चला गया। शालिनी ने इसके बाद तलाक की अर्जी डाली। राहुल ने काफी कोशिश की रिश्ते बचाने की, लेकिन शालिनी अब वो औरत नहीं थी जिसे किसी रिश्ते की जरूरत थी। अब उसे सिर्फ खुद की जरूरत थी। कुछ महीनों बाद शालिनी अपने पुराने शहर में चली गई, जहां उसने एक एनजीओ में नौकरी शुरू की, ऐसी लड़कियों और औरतों के लिए जो घरेलू शोषण का शिकार थीं। अब वह किसी की बहू, पत्नी या बेटी नहीं, एक आवाज थी, एक आंदोलन थी। उसकी कहानी अब औरतों के लिए मिसाल बन गई थी कि चुप रहना एक विकल्प है, लेकिन जब चुप्पी टूटती है तो समाज की नींव हिल जाती है। कहानी का अंत, पर एक शुरुआत। कभी एक भोली, मासूम, नवविवाहिता शालिनी, जिसने सपनों के साथ एक नया जीवन शुरू किया था, अब समाज की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी थी। हरिओम जेल में सड़ रहा था, जहां वह दिन रात दीवारों को घूरता था और सोचता था, काश मैंने उसकी चुप्पी को समझा होता। राहुल अब अकेला रह गया था। उसकी दुनिया, उसके रिश्ते सब बिखर चुके थे। और शालिनी, वो हर सुबह आईने में खुद को देखती और मुस्कुराती, एक नई औरत, एक नई शक्ति, जो जानती थी कि चुप रहना अब कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति थी। और जब वक्त आता है तो शेरनी दहाड़ना नहीं भूलती।